बस ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, संकल्प पत्र समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और मेरे सम्मानित पत्रकार मित्रों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने आप सबका स्वागत और अभिनंदन किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। वैसे हाथी के पांव में सबका पांव, लेकिन फिर भी संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है और विशेष रूप से आज हम संकल्प पत्र तैयार करने के लिए ही अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। इस कारण आप सबसे मिलना हो रहा है, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे ही आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस अभियान की पृष्ठभूमि बहुत ही स्पष्ट रूप से आप सबके सामने रखी है, लेकिन इसे और विस्तार में मैं आपके सामने रखने की कोशिश इसे करूंगा। आज हम जिस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, यह सच है कि विश्व के किसी देश में संकल्प पत्र, जिसे बोलचाल की भाषा में इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, इतना बड़ा अभियान शायद किसी देश में इलेक्शन मैनिफेस्टो अथवा संकल्प पत्र तैयार करने के लिए कभी नहीं हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी अब प्रारंभ कर रही है। और अध्यक्ष ने आपको बतलाया कि जो हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है भारत की बात मोदी के साथ। हम देशवासियों के साथ, यानी हमारे भारत में रहने वाले जो लोग हैं या ये बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के साथ हम ये संवाद करेंगे और सीधा संवाद करके मोटे तौर पर 12 ऐसी सब्जेक्ट कैटेगरीज में लोगों से हम सुझाव भी आमंत्रित करेंगे। लोकतंत्र की शक्ति आप जानते हैं जनता से जुड़ी हुई है। जन भागीदारी से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और इस अभियान का एक विशेष महत्व है, क्योंकि पहली बार कोई राजनीतिक दल अपना संकल्प पत्र बनाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कर रहा है। भाजपा का संकल्प पत्र समिति का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए हर्ष की बात है। हमारे संकल्प पत्र में भारत की जन संकल्पना को स्थान और सम्मान दिलाने में यह अभियान बेहद कारगर और साथ ही साथ अहम भी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिन 12 श्रेणियों में हम जनता से सुझाव लेंगे वे हमारे लिए प्रायोरिटी एरियाज हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार ने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस से जुड़े सभी क्षेत्रों में मैं कह सकता हूं कि शानदार कामयाबी हासिल की है। और जो जमीन मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में तैयार की है, उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी करने का हमारा इरादा है और साथ ही जनता की यह अपेक्षा भी है। जो काम करता है उम्मीद उसी से की जाती है। जनता की उम्मीदों पर लगातार खरा उतरने की जिम्मेदारी हमारी प्रधानमंत्री ने, जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार की है। इसलिए जनता की उम्मीदों को पूरा सम्मान और स्थान देना भाजपा अपना कर्तव्य ही नहीं बल्कि नैतिक दायित्व मानती है। लगभग 5 वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान हमारे प्रधानमंत्री किसानों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में उभर कर सामने आए। किसानों का भरोसा, विश्वास और विश्वास ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं आगे भी और अपेक्षाएं हमारे प्रधानमंत्री से हैं। लंबे समय से कृषि और किसान संकटग्रस्त रहे हैं। जब से आजादी हासिल हुई है, बराबर हर सरकारों ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने, कृषि क्षेत्र में प्रगति लाने की बात की होगी, किसानों के हालात को सुधारने का दावा किया होगा, लेकिन कुछ खास अपेक्षित उसमें संभव नहीं हो पाया। हर संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार योजनाबद्ध ढंग से यह काम कर रही है।
सबसे बड़ी मांग जो हमारे किसानों की थी, उनकी जो उपज है, यानी जो उनका प्रोड्यूस है, उसकी वो उचित कीमत मिले। और मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में, चूंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1.5 गुना कीमत देने का काम, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का काम पहली बार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। मौसम की एक तो कीमत कम मिलती रही है किसानों को, मौसम की अनिश्चितता भी बनी रहती है। इस संकट से निपटने के लिए भी फसल बीमा योजना लागू करना, फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यह सब सारा काम तो किया ही। जब यह देखा कि 2022 तक हमें किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करना है, इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा कि इस बार इंटरिम बजट में इस बात की घोषणा ही नहीं हुई है, बल्कि इसे लागू कर दिया गया है 1 दिसंबर 2018 से। जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उसे 6,000 रुपये प्रति वर्ष की एक सहायता भी उपलब्ध की जाएगी। यह एक प्रकार से इनकम सपोर्ट है, इस रूप में इसे लिया जाना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि यह सब सारे निर्णय जो लिए गए हैं 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दृष्टि से किए गए हैं। सरकार को सही दिशा में बढ़ता देखकर स्वाभाविक है कि हमारे देश के किसानों की और उम्मीदें बढ़ी हैं। हमारे सामने किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने की नैतिक जिम्मेदारी है, और यह काम और बेहतर तरीके से करने के लिए हम जनता से सुझाव मांगेंगे। भविष्य में जरूरत हुई तो हम जनता का सहयोग मांगेंगे, लेकिन जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम सिद्ध करके रहेंगे। मित्रों, किसानों की तरह देश का युवा भी एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए काफी कुछ पिछले 5 वर्षों में किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। हम उससे भी संतुष्ट नहीं हैं। हमारी सरकार और करना चाहती है, हमारे प्रधानमंत्री और कुछ करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा, कोशिश हुई है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों को प्रेरित करना, और यह प्रयत्न हुआ है। बहुत सारी योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं कि अब जॉब सीकर ही नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर हमारे देश का नौजवान बने। यह उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री का रहा है। तीसरी कैटेगरी में आता हूं महिलाओं के। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए तो हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं ही। सच तो यह है कि उनके लिए जितना भी कम किया जाए वह अपने में कम है। हम और क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी हम जनता की राय जानना चाहेंगे। और विशेष रूप से इस देश की जो हमारी सम्मानित महिलाएं हैं, उनके साथ भी जो हमारी यह टीम बनेगी वह संवाद स्थापित करेगी। विकास पर मैं डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की बात करना चाहता हूं। विकास पर हमारी सरकार का कितना बड़ा फोकस रहा है अब तक, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। देश इससे अच्छी तरह परिचित है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहने के साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसके लिए पूरी लगन के साथ और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। ये छोटी बात नहीं है कि जिस सामाजिक वर्ग को आरक्षण का लाभ, मैं चौथे कैटेगरी पाता हूं कि जिस सामाजिक वर्ग को आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला, या उस वर्ग में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको लाभ नहीं मिला, तो उनको 10% का आरक्षण देने के लिए संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। तो हमारी सरकार ने संविधान में संशोधन भी किया। हम समाज के किसी भी वर्ग की अनदेखी नहीं होने देंगे। मैं समस्त देशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी सरकार की तरफ से। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जनता सर्वाधिक भरोसा
आज के दिन किसी पर करती है तो सचमुच हमारे प्रधानमंत्री पर करती है, वो उनके नेतृत्व की सरकार पर करती है, भारतीय जनता पार्टी पर करती है। उम्मीदें बढ़ी हैं, इसलिए हम इन बढ़ी हुई उम्मीदों को स्थान देंगे। हम यह देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, क्योंकि डेवलपमेंट से ही जुड़ा है गुड गवर्नेंस। दोनों को अलग अलग करके हम नहीं देख सकते। डेवलपमेंट यदि करना चाहते हैं तो गुड गवर्नेंस यह आवश्यक है, अपरिहार्य है, अनअवॉइडेबल है। सुशासन के लिए सबसे जरूरी है कि देश के आम नागरिक के लिए हम ईज ऑफ लिविंग का लेवल बढ़ाएं। आम आदमी की जिंदगी जब सहज और सरल होती है, जो सुशासन की सफलता मानी जाती है। तमाम स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी हम लोगों ने 5 वर्षों के अंदर किए हैं। इसमें और आगे अधिक कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ेगी तो आगे और अधिक हम रिफॉर्म्स करेंगे, यह भी मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। जहां तक देश की इकोनॉमी का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस हकीकत को समझ चुका है कि विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो हमारे और आपकी कंट्री भारत की है। सभी स्वीकार करते हैं। जीडीपी की ग्रोथ रेट का जहां तक सवाल है, आप सब जानते हैं 7.3% आज पहुंच चुकी है। यह किसी इंडिविजुअल का असेसमेंट नहीं है, किसी एक दो इकोनॉमिस्ट का यह ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इस सच्चाई को स्वीकार करता है। और 2005 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, और इतना ही नहीं 2030 तक टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर भारत खड़ा हो जाए, यह हमारी सरकार का संकल्प है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन देश की जनता का सहयोग लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देने में भी कामयाबी हासिल की है। आप सबको मालूम है कि 27 किलोमीटर, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई यह दावा नहीं कर सकता, 27 किलोमीटर प्रतिदिन आज हाईवेज तैयार हो रही हैं। हाईवेज, एयरवेज, हाईवेज, वाटरवेज, यह सब सारे, इतना ही नहीं, डिजिटल हाईवेज भी देश में तैयार किए जा रहे हैं। मगर लक्ष्य है देश में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने का। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश की हो, उसके लिए और क्या बुनियादी ढांचा को बनाने की अथवा मजबूत करने की आवश्यकता है, उसके वह हम लोगों की सोच है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारत में इस काम को यदि कोई कर सकता है तो अकेले मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार ही इस काम को कर सकती है, जनता का सहयोग लेकर। शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ, यह भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ। हमारी सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए प्रयास ही नहीं किए हैं, बल्कि आयुष्मान भारत, जिसे समस्त देशवासी इस समय परिचित हैं, जैसी स्वास्थ्य रक्षा योजनाएं भारत के गरीबों को दी हैं। और आप सभी जानते हैं कि विश्व का यह सबसे बड़ा हेल्थ सिक्योरिटी कवर किसी सरकार ने दिया है। एजुकेशन और हेल्थ दोनों में ही क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। आज भी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, जितना हुआ है वह पर्याप्त नहीं है, और इसके लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। जनता हमारी तरफ देख रही है, हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, नेशनल सिक्योरिटी। जब बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है, वो तो हमारी सरकार ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्तर पर जो सुरक्षा चक्र है उसको मजबूत किया है। और यह कहने के लिए मैं केवल नहीं कह रहा हूं, आंकड़े भी इस बात के साक्षी हैं और लोग इसे महसूस भी कर रहे हैं।
राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ, एंटी नेशनल जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। देश में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना है। आप सब प्रत्यक्ष इस बात के साक्षी हैं कि आतंकवादी घटनाएं पिछले 2 दशकों में आज न्यूनतम स्तर पर हैं। चाहे नक्सलवाद हो या नार्सिस्ट का उग्रवाद हो, सबकी कमर इस सरकार ने तोड़ी है। देश में जम्मू और कश्मीर के बाहर आतंकवादी घटना नहीं हो पाई है। मानता हूं कि अपने भी इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस सुरक्षा चक्र को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है।